शंखनाद। भारत जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। 2014 से 2022 की महंगाई पर एक बार नजर डालते हैं तो आटा जो है पहले 22 रुपए किलो था, वो अब 40 रुपए हो चुका है। गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो 410 रुपए से 1050 रुपए हो चुका है। हर चीज को पूल करके किस तरह से देश को चलाया जाए, अगर सीखना है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से सीखना चाहिए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बार फिर आप सभी का खरी खरी प्रोग्राम में स्वागत है। और खरी खरी प्रोग्राम में हमारे साथ है प्रदीप माहौर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। मेरा आज आपसे पहला सवाल होगा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों को तो अमीर कर रहे हैं, तो वहीं देश में जो गरीबों की आबादी है वो और गरीब होती जा रही है। देखिए, आरोप लगाना अपोजिशन का काम है। उनके पास में ज्यादा कुछ है नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी 13% के आसपास हमारा 13.5% जो है वो हमारा जीडीपी पहुंच गया है। देश की जो इकोनॉमी है उसकी विकास दर बहुत तेजी से चल रही है और राष्ट्र के अंदर उन्नति जो है उसकी तरफ राष्ट्र बढ़ रहा है। अब अपोजिशन जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में कुछ कोशिश करती है कि हम अपना कुछ जगह बनाएं, क्योंकि ऐसी जो परिस्थितियां चल रही हैं, इस परिस्थिति के अंदर अपोजिशन पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं ना फ्लैट आउट, वो वाली पोजीशन में है। अब ऐसी कंडीशन में होने की वजह से वो कुछ तो करेंगे। कोई भी इंडस्ट्री अगर खड़ी होती है, आप एक उदाहरण ले लीजिए, टीसीएस में आज के समय पे 5 लाख एम्प्लॉइज डायरेक्टली टीसीएस में काम कर रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। पिछले 2022 में करीब 1 लाख नए एम्प्लॉइज ने टाटा टीसीएस को ज्वाइन किया है। इसके अलावा टीसीएस के साथ में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, टीसीएस को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, टीसीएस के लिए काम करने वाली, उनके जो वर्क रहता है वो कई बार आउटसोर्स कर देते हैं। तो जो उनकी वेंडर कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइडिंग कंपनीज है, अगर इन सबको हम मिला लें तो कम से कम 10 लाख एम्प्लॉइज उनमें काम कर रहे हैं। यानी एक ही कंपनी 15 लाख लोगों को अगर जॉब देती है, तो अगर वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर बढ़ावा ना दिया जाए तो ये 15 लाख जॉब्स किसी को मिल सकते थे क्या? अच्छा, और ये जॉब्स ऐसे नहीं है कि इनके अंदर कम सैलरीज हो। अगर टीसीएस के आप एम्प्लॉइज को देखोगे तो ये सारे के सारे बड़े अच्छे वेल पेड एम्प्लॉइज हैं। आयशर की बात करूं, आयशर के अगर ऑन रोल एम्प्लॉइज देखोगे तो 4,899 एम्प्लॉइज का उन्होंने डेटा फर्निश किया था जो ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं। लेकिन उनके पास में जो जैसे लेबर्स काम करते हैं, वो लेबर प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जो कि उनके रोल्स पे लेबर्स को रखती हैं और वो क्या काम करने जाते हैं। तो अगर उसकी संख्या आप लोगे तो कुछ लाखों में आएगी। उसके अलावा उनकी सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनको हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनको जो माइक्रोचिप की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, ठीक है, उनकी जो ऑन रोड असिस्टेंस सर्विसेज हैं, गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई तो उसको ठीक रास्ते में टो करके ले जाना, इसके लिए उन्होंने हर सिटी के अंदर अपनी छोटी छोटी कंपनीज जो हैं, वेंडर कंपनीज जो हैं वो बना के रखी हुई हैं। तो अगर उन सबको मिलाया जाए तो ये फिगर लाखों में चला जाएगा। एक कंपनी खड़ी होती है तो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक कोई इंटरप्राइज खड़ा होता है, एक बिजनेसमैन आगे बढ़ता है तो लाखों लोग जो हैं उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये एक सोच जो है, अगर हम बात करें एक सोशलिस्ट सोच की, देखिए क्या है कि प्रैक्टिकली ये मेरा खुद का व्यू है, भारत जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर पूरे विश्व में फेल हुआ। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर का जो एक एग्जाम्पल मिलता है, सबसे पहला एग्जाम्पल इनिशियल अगर बोलेंगे तो मिलता है पुराने यूएसएसआर में। यूएसएसआर ने क्या किया? सोशलिस्ट कल्चर बनाया। वहां पे गवर्नमेंट का काम क्या था? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? अपनी कंपनीज खड़ी करती थी, फैक्ट्रीज बनाती थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी। सारा व्यापार जो है वो सरकार ने अपने हाथ में लेके रखा हुआ था। अब क्या हुआ? उसका रिजल्ट, वो कंपनीज कहीं ना कहीं फेल होने लग गई।
जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स हुई, वहां पे अराजकता फैली, और किस प्रकार से यूएसएसआर पूरा टूट गया। आपने देखा यूएसएसआर की जो हालत हुई वो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। चाइना ने भी वही सेम सोशलिस्ट स्ट्रक्चर अपनाया था शुरू में, उनके यहाँ पे वो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर फेल होने लग गया, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और सोशलिस्ट स्ट्रक्चर जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, ये कम्युनिस्ट जो थ्योरी है उसकी सोच है। तो चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है तो उनको अपनाना था, उन्होंने अपनाया। क्या हुआ फाइनली, उनको समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर जो है फेल हो रहा है चाइना के अंदर। उन्होंने क्या किया, तुरंत उसको रिवैम्प किया, उन्होंने उसको चेंज किया, उन्होंने अपने यहाँ पे सेम कैपिटलिस्ट कल्चर लेके आए। यानी जिस चीज के लिए चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग बनी थी वो चीज उन्होंने खत्म कर दी वहां पे। उनका ये बोलना था कि यहाँ पे फैक्ट्रियों के ओनर होते हैं। अगर आप कम्युनिस्ट थ्योरी देखें तो बड़ी अजीब सी थ्योरी है, वो बोलते हैं फैक्ट्री का कोई ओनर नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री का ओनर क्यों है? प्रोडक्ट जो है वो बेच के जो पैसा मिलता है वो सारा का सारा लेबर्स में बंटना चाहिए। कोई व्यक्ति अमीर और गरीब क्यों है, एक जैसे होना चाहिए सारे। लेकिन ये थ्योरी जो है उनके यहाँ पे भी फेल हो गई, और फाइनली उन्होंने क्या किया कि कैपिटलिस्ट कल्चर अपनाया, और अच्छे तरीके से अपनाया। आज के समय में जो चाइना की ग्रोथ देख रहे हैं वो उनके यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम आया उसकी वजह से ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। तो भारत के अंदर अगर हमको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, भारत की प्रगति करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स जनरेट करने पड़ेंगे। अब सरकार क्या सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में रख ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं संभव है। उसके लिए हमको यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करनी पड़ेंगी। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है लोगों से टैक्स लेना, टैक्स लेने के बाद में उस टैक्स से देश का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, अपने यहां पे व्यापारियों को सहूलियतें देना जिससे कि व्यापार बड़े बड़े खड़े हो पाए और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। अगर कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती है तो या तो वो इकोनॉमी को बिल्कुल नहीं समझते हैं, या फिर समझना चाहते नहीं है, और या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि भारत की जनता को किसी भी तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा। खैर कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन एक और आरोप ले लेते हैं जो कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं, तो वहीं से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, वो जब से बने हैं मतलब देश में आए हैं, सत्ता में काबिज हुए हैं, देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं, हिंसा बढ़ी है। राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, और खैर लोगों को बड़ी हंसी भी आती है उनकी बातों पे, किस किस प्रकार की बातें करते हैं वो। लेकिन उन्होंने अगर इस तरह का प्रश्न उठाया है तो या तो उन्होंने हिस्ट्री अपने भारत की खुद की नहीं पढ़ी, या कांग्रेस के रूल जो इस समय था भारत के अंदर उसको नहीं समझा। परिस्थिति देखिए कैसी थी, अपने यहाँ पे जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, ऐसे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं पे मानव बम है, कहीं पे वो AK-47 लेके लोग दौड़ लगाते थे, लोगों को मारते रहते थे, कहीं पे वो स्कूटर बम, कहीं पे मोटरसाइकिल बम, कहीं पे प्रेशर कुकर बम, कहीं पे वो दूध वालों की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर बम लगा के फोड़ दिए जाते थे, बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ा दी जाती थी। आज के समय में बहुत समय से आपने ऐसा देखा होगा कि भारत के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटीज है बंद हो गई हैं। जो एक्टिविटीज हो रही हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, भारत के खिलाफ जो एक्टिविटीज हो रही हैं थोड़ी बहुत, वो कैसे हो रही हैं? हाथ पैरों की लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, चाकू छुरे की वो हो रही है, लेकिन बम ब्लास्ट और AK-47 चलना बंद हो गई है अभी। तो उनसे पूछा जाए कि अराजकता उनने फैलाई थी, उनके समय में फैल रही थी जब उनकी पार्टी का भारत के ऊपर रूल था, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूल जब है उस समय ऐसा हो रहा है? और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो जितने भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर संभालते कौन है? स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पुलिस तो नहीं होती है, उनके पास रिजर्व पुलिस होती है, जो कि अगर कहीं कोई स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो वहां के लिए उपयोग होती है। तो स्टेट्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशंस तो वहीं पे है जहां जहां पे कांग्रेस रूल्ड स्टेट या कांग्रेस की सपोर्टेड रूल्ड स्टेट्स हैं। आप देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, आप देख लीजिए
राजस्थान को देख लीजिए, हैं, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जिस उत्तर प्रदेश की लंबे समय से खूब सारी बातचीत होती थी, लोग ये बोलते थे कि उत्तर प्रदेश को सुधार पाना असंभव है। आज के समय देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। पहली बार है, गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में आता है। क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे अच्छी तरीके से चलाई गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, सहूलियतें दी गई, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको काम करने की एक एनवायरनमेंट बना, एक पूरा एटमॉस्फियर, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश हमने देखा, मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है जिस समय कांग्रेस रूल हुआ करता था, मध्य प्रदेश को गड्ढों का प्रदेश बोलते थे। यहां पे रोड नहीं हुआ करते थे, यहां पे बिजली नहीं हुआ करती थी। ऐसी स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश यहां से ज्यादा थोड़ा सा डेवलप दिखता था उस समय पे। जब हम मध्य प्रदेश में घुसते थे और गेट लगा होता था जिसपे लिखा होता था कि मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता है, और उसके बाद गड्ढे चालू हो जाते थे, पूरे ऐसे गड्ढे कि अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं रास्ते में कार खराब हो जाएगी आपकी, आपकी बैठे बैठे तो हालत खराब हो जाएगी, और साथ में आपकी बैकबोन तो पूरी तरीके से हिल जाएगी रास्ते में। ऐसी स्थिति हुआ करती थी, गर्मी पड़ती थी, लाइट नहीं होती थी। आज के समय में एक्स्ट्रा बिजली जो है पैदा हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, एनर्जी सरप्लस स्टेट बन गया है। कैसे हुआ ये अच्छे रूल की वजह से हुआ। कांग्रेस को, अगर कांग्रेस अच्छी तरीके से भारत में रूल करती तो कांग्रेस को हटाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? आज हम लोग इतनी बातें क्यों कर रहे होते? कांग्रेस वाले अपोजिशन में क्यों बैठे होते? या अपोजिशन में गए ही इसलिए क्योंकि भारत के ऊपर जिस प्रकार से इनको राज्य करना था, जिस प्रकार से काम करना था, वो ये कर नहीं पाए 60 सालों में। आप देखो चाइना और भारत की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जिस प्रकार से उनकी ग्रोथ हुई, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई। 60 साल तक कांग्रेस यहां पे बैठी रही। क्या हुआ? अभी आप देखो पिछले 10 साल, मतलब 7-8 साल जो हैं, पिछले 8 साल में जो हुआ है वो क्या 60 साल में हो पाया था? जिस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिसीज में हमारे बदलाव आया है, कैसी कैसी बातें करते हैं। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। बीच में एक मुद्दा उठा था पेगासस का। पेगासस एक स्पाईवेयर का जो इजराइल से इंडिया गवर्नमेंट ने लिया है, ऐसा करके इल्जाम लगाया जाता है। अब पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, उनका ऐसा बोलना था कांग्रेसियों का कि हमारी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो रही है क्योंकि हमारे ऊपर जासूसी की जा रही है। अब ये बताइए कि पेगासस सॉफ्टवेयर से सिर्फ राहुल गांधी की जासूसी की जाएगी क्या? राहुल गांधी इतने महत्वपूर्ण है, उनकी जासूसी करके बहुत कुछ मिल जाएगा? पेगासस सॉफ्टवेयर के क्या क्या उपयोग होंगे? हर कंट्री इस समय साइबर वॉर की तरफ बढ़ रही है। वॉरफेयर जो है उसका तरीका चेंज हो गया है। साइबर वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो मेन सोर्स है वो है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अगर आप कहीं से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो या अपने यहां पे इंडिजिनस कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हो, तो उस सॉफ्टवेयर का अगर आप उपयोग करते हो तो गवर्नमेंट क्या ऐसा बोल सकती है कि भाई साहब हम दूसरे किसी कंट्री की जासूसी कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं कर रहे हैं? कोई भी कंट्री अपने यहाँ के जो जासूसी उपक्रम हैं उनके बारे में खुल के रखती है क्या? कोई भी कंट्री नहीं रखेगी। पेगासस हो सकता है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हो, ऐसे और भी स्पाईवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे गवर्नमेंट के पास में। लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ डरे हुए थे और उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये क्या है? कोई भी पॉजिटिव काम कर लो आप, इनको उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालनी ही है। कमी इसलिए नहीं निकाली जाती है क्योंकि वो गलत है, कमी इसलिए निकाली जाती है क्योंकि कमी निकालना अपना कर्तव्य समझा जाता है भारत के अंदर। 2014 से 2022 की महंगाई पर एक बार नजर डालते हैं तो आटा जो है पहले 22 रुपए किलो था, वो अब 40 रुपए हो चुका है। गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो 410 रुपए से 1050 रुपए हो चुका है। पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपए हो चुका है। डीजल 55 से 90 रुपए। सरसों तेल की अगर बात करें तो 90 रुपए से 200 रुपए लीटर। और फिर भी भाजपा कहती है कि देश में गरीबी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए भाजपा ने कभी नहीं बोला कि देश में गरीबी नहीं है। अगर देश में गरीबी नहीं होती तो इसको डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। हम एक डेवलप्ड नेशन कहलाते, है ना? तो हम अभी डेवलप्ड नेशन तो नहीं है ना, हम एक डेवलपिंग नेशन है। और जब भी कोई नेशन जो है वो डेवलपिंग नेशन होता है तो उनके यहाँ पे महंगाई बढ़ना एक कॉमन फिनोमेना है। आप
भारत की बात कर रहे हैं, अभी चाइना में पेट्रोल का जो रेट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनका रेट है 3 गुना बढ़ गया है। क्या भारत में 3 गुना बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। कैसे नहीं बढ़ा? इसको, ये दूरदृष्टा एक सोच जो होती है ना, जिस समय पे क्रूड सस्ता हो रहा था पूरे विश्व में, उस समय पे कांग्रेस भी चिल्ला रही थी कि देखिए क्रूड सस्ता हो रहा है लेकिन यहां पे पेट्रोल के रेट जो है वो बराबर रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पूल बनाया। उस पूल के अंदर जब जिस समय पे प्रॉफिट हो रहा था तो उस पूल के अंदर पैसा डालते चले गए। आज के समय में जब ये लॉस मेकिंग हो गया तो उस पूल से पैसा उपयोग करके उसको रेट को बराबर रखा हुआ है। कितनी बढ़िया पॉलिसी है। यानी हमने आज जो है पैसा पूल कर लिया, कल हमने क्या है कि उसको उपयोग कर लिया, कल जब सस्ता होगा फिर वापस पूलिंग चालू हो जाएगी, यानी भारत में रेट एक जैसे रहेंगे। आज पेट्रोल जो है, हम देखते थे थोड़े दिन पहले जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले भी हमारे यहां 100 रुपए के आसपास था, आज भी 100 रुपए है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में उनकी, अगर हम अपनी करेंसी में वैल्यू करते हैं तो करीब 200 रुपए के आसपास का पेट्रोल का भाव है आज के समय में। हमारे यहां पे नहीं बढ़ा। श्रीलंका की तो हम बात ही नहीं करें, वहां पे तो कमी पड़ गई। हमने जितना भी रशिया से पेट्रोलियम लिया उसको हमने क्या किया, 1 साल के रिजर्व में रख दिया। हर चीज को पूल करके किस तरह से देश को चलाया जाए, अगर सीखना है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से सीखना चाहिए। लोग कमी निकालना ठीक है, क्योंकि अपोजिशन है वो कमी निकालेंगे, लेकिन उनको सीखना चाहिए कम से कम कि किस प्रकार से चीजें मैनेज की जाती हैं। क्योंकि यही अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर इस समय पे श्रीलंका जैसी स्थिति भारत के अंदर लाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एक समय हर चीज के अंदर भारत पाकिस्तान से कंपीट करता था। आज आप देखते हैं कोई कंपटीशन की बात होती है पाकिस्तान से? नहीं होती ना। इसलिए नहीं होती है क्योंकि आज के समय में हम किससे कंपीट करते हैं? चाइना से कंपीट करते हैं हर चीज में। आप डेटा की बात करो, आप हम भी बात कर रहे हैं तो चाइना की बात करें। कभी हमने बोला पाकिस्तान में देखो कितना महंगाई दर कितनी है, इस बारे में बात करी? नहीं करी ना, क्योंकि हम पाकिस्तान के विषय में बात करना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस का जब समय था तो हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ एक देश से होता था, वो पाकिस्तान से। ऐसी छोटी सी कंट्री से हम अपने आप को कंपीट करते थे। आज के समय नहीं करते हैं, बात ही नहीं करता कोई भी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज जो आया है। महंगाई दर जो है वो बढ़ी हुई है पूरे विश्व में, क्योंकि इस समय पे वॉर चल रहा है 2 कंट्रीज में, सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब है पूरी। इसके बाद भी हमारे यहाँ काफी कंट्रोल में है चीजें दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। और ये वॉर खत्म हुआ, इसके बाद में आप देखेंगे चीजें अपने आप जो फ्लैटेंड है वो हो जाएंगी, महंगाई दर एकदम से फ्लैट हो जाएगी हमारे यहाँ पे। और उसके बाद भी पूरे विश्व में जब इतनी बुरी हालत चल रही है, हर कंट्री नीचे की तरफ जा रही है, हम 13.5% से बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये इस वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है बेसिकली उनके खुद के काम की वजह से। क्योंकि भारत के लोग जो हैं उनको काम करना आता है, हर परिस्थिति में हर समय में दिन रात जुट के काम करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से हुआ है। सरकार जो है उसने सपोर्ट दिया उन काम करने वाले लोगों को हर फील्ड में। आप देखिए साइंटिस्ट हैं, हमारे यहां पहले साइंटिस्ट नहीं थे क्या? थे ना। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहां पे एरोप्लेन से लेके हर चीज, फाइटर जेट हैं, मिसाइल हैं, बॉम्ब्स हैं, ये सब हम बाहर से प्रोक्योर करते थे। आज के समय में तेजस जो है हमारा, वो अमेरिका भारत से परचेज करने की बात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको वर्ल्ड में हर तरफ से उसकी डिमांड आ रही है इंडिया से। यानी इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर था हथियारों का, आज के समय में एक्सपोर्टर बना हुआ है। बंदूकों से लेके हर चीज जो भी हमारे आर्मी के लिए उपयोग होती है, डिफेंस के लिए उपयोग होती है, वो सारी चीजें देश में ही बनाई जा रही हैं। तो ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है हमको। हमारे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं, अभी इस समय पे बैटरी, जो पूरे विश्व में अभी ऐसा रिवॉल्यूशन आया कि पहले हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग किया करते थे हर चीज के अंदर, अब धीमे धीमे उसको रिप्लेस करके एक क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। हाइड्रोजन के ऊपर काम शुरू हो गया देश के अंदर, हाइड्रोजन स्टोरेज के ऊपर काम शुरू हो गया हमारे यहाँ पे बैटरी प्रोडक्शन पे काम शुरू हो गया। 6 कंपनीज हैं जिन्होंने भारत में बैटरियों का प्रोडक्शन चालू कर दिया है। थोड़े दिन में हम देखेंगे ट्रक से लेके और कार से लेके और मोटरसाइकिल से लेके सब चीज बैटरी पे चलने लग जाएगी। कितना बड़ा रेवोल्यूशन और कितनी तेजी से आ रहा है भारत के अंदर। और ऐसा नहीं कि हम सब बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं। हम आराम से बोल सकते थे कि भाई बैटरी जो है ना, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है? चाइना है, हम चाइना से बैटरी खरीद लेते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं,
हम यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे। बाहर से आने वाली चीजें आपने देखा होगा, चाइना के जो स्मार्टफोन्स हैं, वो सस्ते स्मार्टफोन्स जो भेजता था उसके ऊपर बैन लगा दिया भारत में, पहली बार हुआ है। जितना भी डंपिंग थी वो बंद कर दी गई है, सॉफ्टवेयर थे वो बंद कर दिए गए चाइनीज। हमारे यहाँ पे जितने एप्लीकेशंस थे फालतू के, वो चाइनीज एप्लीकेशन बंद कर दिए गए भारत के अंदर। भारत हर चीज में स्वयं खड़े होने की कोशिश कर रहा है, ये पहली बार है। और आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा उदाहरण है कि कभी कोई सोच सकता था कि भारत के अंदर इतना बड़ा जो युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत भारत में इंडिजिनियसली खुद बना सकता है भारत। और तो और अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका का एक शिप है ना भारत में पोर्ट हुआ है। किस लिए पोर्ट हुआ है? क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, तो अमेरिका ने भारत में भेजा उसको कि इसको ठीक करके दीजिए आप। तो तकनीक हमारे यहाँ की बढ़ रही है, पहले नहीं थी क्या? वही साइंटिस्ट थे, वही लोग थे, सब कुछ वही था। लेकिन आज उन लोगों का उपयोग हो रहा है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिनके अंदर जो जो क्वालिटीज हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। पहले उनको जगह नहीं मिलती थी भारत में काम करने की, वो इधर उधर भागते थे। अभी भी लोग जाते हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, भारत से लोग बाहर भी जाते हैं, लेकिन भारत में भी काम कर रहे हैं और भारत में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करके दे रहे हैं जो कि पूरे विश्व में भारत की ख्याति को बढ़ा रहा है। हमारे आईटी के लोग पूरे विश्व में और भारत में भी, आईटी में सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोथ जो है भारत में हुई। ये इस पीरियड को अगर हम देखें, कोरोना का पीरियड रहा, ये हुआ, उसके बाद भी फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है। क्यों? इस सबके पीछे कारण है गवर्नमेंट का सपोर्ट फंक्शन। गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, जगह जगह आईटी पार्क बन रहे हैं, जगह जगह उनको सहूलियतें दी जा रही हैं, जगह जगह उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि आप काम करिए, सरकार आपके साथ में है। और यही चाहिए होता है राष्ट्र की उन्नति के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। खरी खरी प्रोग्राम में हमारे सभी दर्शकों का की बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे साथ जरूर जुड़ते हैं और इस प्रोग्राम में तो आप खासकर जुड़े क्योंकि यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनता के ही सवाल होते हैं, जिनका जवाब प्रदीप माहौर जी बहुत ही बेबाकी के साथ देते हैं और सीधा सीधा देते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम भी है खरी खरी, तो बिल्कुल खरी खरी ही सवाल और खरा खरा ही जो है जवाब होता है प्रदीप माहौर जी की तरफ से। तो सभी का हार्दिक आभार कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्वेता जी, और जितने भी आपके दर्शक हैं, इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, उन सभी को धन्यवाद।